दोस्तों, मंगलवार 17 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसके आगे तो बड़ी सी बड़ी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म भी फेल हो जाए। इस दिन दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आज तक किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। तारीख थी 17 सितंबर, वक्त था दोपहर 3:30 बजे। तभी लेबनान और सीरिया में एक एक करके 5,000 पेजर में धमाके हो गए। इससे पहले कि दुनिया इस पेजर कांड पे मीम्स बना पाती और शेयर कर पाती, अगले ही दिन हिजबुल्लाह की तरफ से इस्तेमाल होने वाले वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फ़ोन और फिंगरप्रिंट्स और जितने भी तमाम फिंगरप्रिंट्स डिवाइसेस हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, सब में एक एक कर के ब्लास्ट होने शुरू हो गए। क्या होने शुरू हो गए राहुल जी? इससे पहले इससे जुड़े फैक्ट्स पता लगने लगे तो लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए। जिन पेजर और वॉकी टॉकीज में धमाके हुए थे, दरअसल उन्हें हिजबुल्लाह के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने 6 महीने पहले ही ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को 3,000 पेजर का ऑर्डर दिया था। हिजबुल्लाह को लगता था कि अगर मोबाइल का फ़ोन करेंगे तो उनके अब्बू यानी कि मोसाद को ये पता चल जाएगा और वो हैक कर लेगी। इसीलिए पेजर्स यूज करना सेफ होगा। मगर इजराइल को यूं ही तो अपने दुश्मनों का बाप नहीं कहते। मोसाद को भी पता था कि हिजबुल्लाह के ये पंचर था पेजर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। खबर है कि मोसाद के एजेंट्स ने 6 महीने पहले ही ताइवान की इसी फैक्ट्री का दौरा भी किया था जहां पेजर बनते थे। वहां उनकी क्या सेटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई, किसी को कुछ पता नहीं। मगर इससे पहले कि पेजर हिजबुल्लाह के आतंकियों तक पहुंचते, मोसाद ने एक चिप के जरिए इन पेजर्स में 2 विस्फोटक लगा दिए जिसे बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया गया। इसे इस तरह से फिट किया गया कि इसे कोई भी स्कैनिंग मशीन में पकड़ा ना जा सके। इसे इस तरह से डिजाइन भी किया जा सके कि इससे कोड भेजा जा सके। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था। 17 सितंबर को जैसे ही इसमें कोड भेजा गया तो पेजर में लगी लिथियम आयरन बैटरी गर्म होकर के यानी कि उनके अब्बू मोसाद चचा जो डायरेक्ट कोड भेजकर इन्हीं पेजर्स में ब्लास्ट करवा सकते थे। मगर इतने से इनका पेट कहाँ भरने वाला था। उन्होंने सारा मैकेनिज्म इस तरह से बनाया कि जैसे ही पेजर पर कोड भेजा जाए तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे। मोसाद को पता था कि जैसे ही पेजर आवाज़ करने लगेगा तो इसे इस्तेमाल करने वाले आतंकी पेजर को जेब से निकाल कर चेक ज़रूर करेंगे और जैसे ही पेजर को देखने के लिए वो अपने चेहरे के पास लाएंगे तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। मोसाद ने ऐसा इसलिए किया ताकि इसे इस्तेमाल करने वाले के मुंह, आँख के चिथड़े उड़ जाए। और आप देखोगे कि 3,000 लेबनान के और तकरीबन इनके सारे आतंकी जो थे वो ब्लास्ट में जख्मी और मारे गए, यानी कि 72 और के पास उन्हें भेजा है इजराइल ने। इनके प्राइवेट पार्ट्स का तो तहस नहस कर दिया इजराइल ने। फिर होठ हो, मुंह हो, अब पता नहीं क्या क्या इनका फटा है। तो इजराइल ने 20 ऐसे पेजर ब्लास्ट में इससे ऐसे आतंकी के चीफ को मारा है जिसे अगले ही दिन जब इन लोगों को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तब अंतिम यात्रा यानी इनकी मातम के समय में दौरान ही वॉकी टॉकीज और उनके घर में लगे उपकरण में भी ब्लास्ट होने शुरू हो गए। घरों में पुराने पेजर भी फटने लगे। हालांकि कुछ लोगों को ये दावा भी है कि जो फटे हैं वो पेजर नहीं थे, वो हिजबुल्लाह के लोगों की मैं आगे नहीं बताऊंगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी मत लिखना प्लीज़। मेरे को ये सब बर्दाश्त नहीं है। आप खुद ही समझदार हो कि इनकी क्या क्या फट गई है। किसी को नुकसान पहुंचाना और दूसरा होता है अपने दुश्मन को जलील करना। इजराइल ने इन पेजर ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को जैसी मार मारी है ना, उसे पूरी दुनिया में हिजबुल्लाह का मजाक बनाकर रख दिया है। मोसाद ने अपने दुश्मनों को जलील कर दिया है। पेजर ब्लास्ट करके उनके शरीर में ऐसी जगह चोट की है जिससे अगर वो बच भी गए ना तो सारी उम्र शर्म के मारे मरते रहेंगे। उसने अपने दुश्मनों को ऐसी साइकोलॉजिकल चोट पहुंचाई है जिससे वो शायद अब सारी ज़िंदगी उबर भी ना पाएँ। ज़रा सोचिए, एक दिन पेजर फट रहा है, अगले दिन ही वॉकी टॉकी फट रहे हैं, फिर सोलर पैनल फट रहे हैं, फिर टीवी फिर फट रहे हैं, फ्रिज फट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या फट रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे में उस आतंकी की हालत क्या होगी। अब ये लोग पेजर रखना तो दूर, अपने घरों में डोर बेल तक भी लगाना भूल जाएंगे। क्या पता अगली बार हिजबुल्लाह का कोई मदरसा छाप घंटी बजाए और उसका घर ही उड़ जाए बैठे। मुझे तो शक है कि पेजर ब्लास्ट में इतनी इज्जत गंवाने के बाद लोग जब अस्पताल में इलाज करवाने गए होंगे तब उन्हें यह डर लग रहा होगा कि कहीं मोसाद ने डिटॉल में तेजाब तो नहीं मिलवा दिया है। इसने इन लोगों की यह हालत कर दी है ना, अगली बार इन्हें अगर
डोसे के नारियल में चटनी भी बनानी होगी ना, तो वो मार्केट से लाकर नारियल नहीं फोड़ेंगे। क्या पता नारियल फोड़ने के लिए उन पर बेलन मारा और खुद के ही अंडे फूट गए। बोलो यार, सच में अपने दुश्मन को इतना जलील कौन करता है। पेजर धमाका करते इजराइल ने दुनिया में बैठे बैठे दुश्मनों को यह संदेश दे दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, हमारी ताकत क्या है। अब जब चाहेंगे हम तुम्हें, जैसे चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जितना भी चाहेंगे तुम्हें मार सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते ना, तो उन्हें बता दें कि हिजबुल्लाह कहने को तो लेबनान की पॉलिटिकल पार्टी है, मगर उसके लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला करते रहते, यानी कि ये आतंकवादी गिरोह है। इनकी तरफ से की गई गोलाबारी की वजह से ही इजराइल को लेबनान बॉर्डर के पास से 6,000 नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा 60,000 लोगों को वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह बसाना पड़ा। सबको पता कि ईरान और हिजबुल्लाह के कैसे रिलेशनशिप है। पेजर ब्लास्ट में 3,000 लोग लोग बोल रहा हूँ मैं, 3,000 आतंकवादी जख्मी हुए। इसमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी थे। अब इससे क्लियर होता है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के आतंकी जितने भी प्लान बनाते हैं, ईरान की सरकार का उसमें पूरी तरह से सहमति होती है, यानी कि ईरान की सरकार भी इसमें शामिल होती है। वरना ऐसा तो नहीं कि ईरान के राजदूत के पास उनके पप्पा मोबाइल नहीं दिला रहे होंगे और उस गरीबी से मजबूर होकर पेजर का काम चलाना पड़ रहा था। बताओ, और ऐसी पहली बार नहीं हुआ जब इजराइल ने अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा। तो इजराइल ईरान से लेकर सीरिया, लेबनान तक चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसके अच्छे से उसे पता है कि जिस दिन इन आतंकवादी देशों ने न्यूक्लियर बम बना लिया, तो उस दिन इजराइल पर ये ज़रूर हमला करेंगे। इसलिए वो किसी भी हाल में इन आतंकवादी देशों को न्यूक्लियर बम बनाने ही नहीं देता। ईरान के टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरीजादे, जो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए सपने देख रहे थे। इजराइल ने 2020 में एक AI फीचर वाली रिमोट मशीन गन से ईरान के अंदर ही घुसकर उस साइंटिस्ट की हत्या कर दी। उस वक्त इजराइल ने सैटेलाइट के जरिए उस रिमोट मशीन गन को कंट्रोल करके साइंटिस्ट की चलती कार पर गोलियां बरसाई, जिससे उनके साइंटिस्ट 72 फुट के पास चले गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि वहाँ कोई तो था नहीं। इसी तरह 2010 में मोसाद ने किसी तरह दुबई के होटल में घुसकर हमास के मोस्ट वांटेड कमांडर महमूद अबमबू को मारा था। उसने उस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजराइल का आरोप था कि महमूद अबमबू ने इजराइल के 2 फौजियों को किडनैप कर उनका मर्डर किया था। मोसाद 3 बार उसे मारने की कोशिश कर चुका था, मगर वो हर बार बच जाता था। इस बीच मोसाद को पता चला कि महमूद हथियार खरीदने बार बार दुबई जाता है और वहाँ से आर्म्स डीलर से मिलता है। 19 जनवरी 2010 को महमूद ने दुबई पहुंचकर अपने लिए एक रूम बुक कराया। रूम का उसने ऐसा डिमांड किया कि जिसमें खिड़की और बैल्कनी ना हो। अल-मबू टैक्सी लेकर दुबई के अल बुसाना होटल कमरा नंबर 230 में पहुंचा। 3:30 बजे होटल आता है, फिर 4:30 से 5 बजे के बीच होटल से चला जाता है। इसके बाद वो फिर रात 8:02 पर दोबारा कमरे में आता है। उस कमरे की एक चाबी महमूद अल-मबू के पास थी या दूसरी होटल स्टाफ के पास, मगर इसी बीच मोसाद के कुछ लोग वहां कमरे में घुस जाते हैं और उस कमरे में घुसते ही किसी को भी पता नहीं चला कि महमूद के कमरे में मोसाद घुस चुकी है। उसे मोसाद दबोच लेते हैं, उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए फिर उसके मुंह पर तकिया लगाकर उसकी जान ले लेते हैं। यानी कि उस मर्डर के काफ़ी वक्त तक तो किसी को ये पता तक नहीं चला कि मर्डर हो गया है। लोगों को पता ही नहीं था कि वो शायद हो सकता है नींद में ही वो चल बसे, यानी कि 72 हूर से मिलने चले गए। क्या हो गया राहुल जी? इस पूरे ऑपरेशन के रियल CCTV फुटेज आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। मोसाद से जुड़े 20 किस्से हैं जो प्रूफ करते हैं कि मोसाद अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ कर निकालता है और उसे मार देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल ने हिटलर की नाजी आर्मी के अफसरों को पूरी दुनिया में ढूंढ कर ठिकाने लगाया था। 1957 में मोसाद को पता चला कि हिटलर की इसी नाजी सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकन अर्जेंटीना में पहचान बदल कर रह रहा है। आइकन मैन हिटलर का वो कर्नल था जिसने यहूदियों को एक साथ मारने के लिए गैस चैम्बर बनवाए थे।
इस पर 3 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मारने का इल्ज़ाम था। जैसे ही इजराइल को उसकी पहचान कन्फर्म हुई तो उसने आइकन मैन को जिंदा इजराइल लाने का प्लान बनाया। 20 मई 1960 को अर्जेंटीना अपनी आज़ादी के 150वीं यानी 150वीं सालगिरह मनाने वाला था। इजराइल ने डिसाइड किया कि वो इस मौके पर होने वाले प्रोग्राम के लिए अपना एक डेलीगेट अर्जेंटीना भेजेंगे और इसी डेलीगेट में मोसाद के एजेंट भी होंगे। डेलीगेशन के अर्जेंटीना पहुंचने से पहले मोसाद ने ये पता लगा लिया था कि एडोल्फ आइकन मन अर्जेंटीना में रहता कहाँ है, करता क्या है और उसका रूटीन क्या है। इसके बाद मोसाद के एजेंट्स ने 11 मई 1960 को उसके घर के रास्ते से उसे किडनैप कर लिया। कई दिनों तक अर्जेंटीना ही में उसे छिपा कर रखा गया। बाद में इन लोगों ने आगमन को यानी कि आइकन को हल्के नशे का इंजेक्शन दिया और इसे फ्लाइट में क्रू मेंबर बनाकर अपने साथ इजराइल लाए। आइकन का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और 1962 में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस पूरी कहानी पर 2018 में एक ऑपरेशन फिनाले नाम की मूवी भी बनाई गई है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही है। इस तरह इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी की तरफ से किया गया ऑपरेशन एंटेबे भी दुनिया के इतिहास का सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशन है। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की उड़ान 139 जो कि फ्रांस से इजराइल आ रही थी उसे कुछ फ़िलिस्तीन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। ये लोग फ़्लाइट को हाईजैक करके युगांडा के एंटब एयरपोर्ट ले गए। जो टेररिस्टों का कहना था कि दुनिया भर में जितने भी फ़िलिस्तीनी आतंकी है उन्हें छोड़ दिया जाए, यानी ये इनका डिमांड था। मगर इजरायली सरकार किसी भी तरह से इनके आगे झुकना नहीं चाहती थी। इसलिए तभी इजरायली आर्मी और मोसाद की टीम ने मिलकर 10 कमांडोज की एक टीम बनाई। इजरायली कमांडो एक ब्लैक मर्सिडीज और कुछ ब्लैक लैंड रोवर में यानी कि इनका एक कॉन्वॉय बनाया जो ऐसा लगे कि जैसे ईदी अमीन उनके राष्ट्रपति का ये कॉन्वॉय हो और फिर अपनी लोगों को ये भी लगे कि अपनी फॉरेन ट्रिप से वो वापस आ गए। इसके बाद उसने 1.5 घंटे तक भयंकर ऑपरेशन चलाई जिसमें इजराइल के कमांडोज ने फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों और युगांडा आर्मी के फौजियों समेत 45 लोगों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में वो सभी 102 बंधक को छुड़ाकर वो वापस अपने देश ले आए। पूरी दुनिया में हाईजैकिंग सिचुएशन से निपटने के लिए आज भी इस ऑपरेशन की मिसाल दी जाती है। दोस्तों, ये कुछ एक तरह का किस्से बताने की काफ़ी नहीं है। इजरायली आर्मी और मोसाद की प्लानिंग और एजुकेशन का लेवल क्या है इसे बताने का ये काफ़ी एक अच्छा उदाहरण है। अगर विल पावर हो तो एक छोटा सा देश अपने से 200 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मनों की भी लंका लगा सकता है। इजराइल ने भी अभी जो लेबनान के साथ किया है वो इसी का एक मिसाल है। इजराइल के हाथ हिजबुल्लाह की ऐसी कुटाई हुई है कि उसे हर तरह जिहादी के लिए एक सबक है जिसे लगता है कि आबादी बढ़ाने से ताकतवर हो जाएंगे हम। अबे, इजराइल की आबादी 1.5 करोड़ है। दुनिया भर के जो मुस्लिम देश इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं उनकी आबादी 2 अरब से भी ऊपर है, मगर 1.5 करोड़ के देश छोटे से देश ने अपने दम पर इन 50 नहीं 57 देशों की बैंड बजा रखी है। वो जब चाहता है ईरान में घुसकर उसके सीनियर लीडर को मार देता है, उसे परमाणु बम बनाने ही नहीं देता है, उनके साइंटिस्टों को मरवा देता है और ये लोग हर बार दीवार पे अपना सिर मार मार कर रह जाते हैं। हर बार इजराइल से थप्पड़ खाने के बाद ये लोग जितनी ज़ोर से चलाते हैं ना भैया, इजराइल अगली बार उसे ज़्यादा ज़ोर से खींच कर थप्पड़ मारता है और ये लोग बिलबिला कर रह जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो बस ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि ये सारे फट्टू जो इजराइल के हैकरों के डर से मोबाइल की बजाय पेजर यूज कर रहे थे, अब वो क्या यूज करेंगे? क्या कबूतर मैसेज भेजने के लिए यूज करेंगे? पता नहीं। बताओ, इजराइल के हाथों अपने प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिकली उड़वाने के बाद इन लोगों की हालत गली के उस कुंडे की तरह हो गई है जिस पे अगर एक कुत्ते का बच्चा यानी पिल्ला भी भौंक दे ना तो वो फन्ने खा समझने वाला खुद को नाली के गटर में गिर जाए। इजराइल से इतनी मार खाने के बाद कार्टून सोशल मीडिया पर अब भी ये मैसेज लिख रहे हैं इनके सपोर्टर, अब इजराइल की हार तय है। ये वैसे ही हो गया ना जैसे अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने घर में टेस्ट सीरीज भी हार जाए और फिर कहे हम वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे। कोई रोक सकता ही नहीं ऐसे करने से। अरे शर्म करो बेशर्मो, थोड़ा सा
कब तक यूं जूते खाते रहोगे पूरी दुनिया में? मतलब ज़रा सोचो, आप लोग सुबह शाम दिन रात यह प्लान बनाते रहते हो कि काफिर दुश्मन और काफिरों को कैसे मारा जाए, लेकिन वही दोस्त दूसरा देश आपके घर में घुसकर, आपके जेब में घुसकर आपको मार करके चला जाता है और आप कुछ कर ही नहीं पाते। दरअसल ये जिहादी नामर्दों की फ़ौज दुनिया को मुंह दिखाने लायक है ही नहीं। बाकी इजराइल के इस ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि भारत को भी ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए? और मुझे तो लगता है कि भारत ने कुछ ऐसा ऑपरेशन किया भी है, क्योंकि ये हमारे जो पन्नू साहब है और हमारे जो कनाडा और खालिस्तान के जो सपोर्टर है, भारत भी हो सकता है ऐसा ही कुछ उनके साथ कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? अपना अमूल्य कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात और, अब कश्मीर में भी ऐसा उबाल आ रहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे बेशर्मो, तुमने कश्मीरी हिंदुओं को मारा, काटा, जलाया, और फिर अभी तुम्हें दर्द होता है कि हमारे हिजबुल्लाह के चीफ को यानी कि मार दिया गया। बेशर्मो, तुम्हारा भी इंसाफ होगा। जय हिंद, बाय बाय।